स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को, सभी दोस्तों को, सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेला वाला भी देख चुके होंगे। तो आज मेरा क्लास 3rd क्लास है जो कि यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर का मैं डेली मैथ क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए। तो आप लोग चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो आप लोग डेली शाम 8 बजे देखना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया है 180 मीटर और बी में दिया है 350 मीटर और सी में दिया है 320 मीटर और डी में 300 मीटर दिया है। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चों, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जल्दी आप लोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़िए, क्योंकि जितने बच्चे रहेंगे हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। मीटर में सुरंग की, तो हम पहले प्यारे बच्चों पहले हम लोग इसका कंडीशन जान लेते हैं कि ट्रेन जो है अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा सुरंग की लंबाई दोनों की दूरी समान दूरी को पार करती है। तो यही कह रहा है कि समान दूरी को, अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई के समान दूरी को ये यहाँ तय करती है। तो यहीं देख लेते हैं कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ ट्रेन बना लेते हैं। ये हो गई ट्रेन, इसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ये इस व्यक्ति को ये 8 सेकंड में पार कर जाती है। और यहीं सुरंग जो है, इस सुरंग को पार करने में, ये सुरंग हो गई, सुरंग को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है यहीं से। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को, फिर से बता दे रहे हैं कि अगर ट्रेन जो है किसी व्यक्ति या प्लेटफार्म, किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो खुद की दूरी को पार करेगी। अगर ट्रेन जो कि किसी ट्रेन प्लेटफार्म या किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई तथा प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई के दूरी के बराबर वो तय करेगी। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमें क्वेश्चन में कह दिया कि एक ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और सुरंग को 15 सेकंड में पार करती है उसी गति से। तो हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ ना हमें सुरंग की लंबाई पता है, ना ही हमें ये ट्रेन की लंबाई पता है। तो हम यहाँ अगर हमें ट्रेन की चाल पता हो गई है और यहाँ से समय पता हो गया है तो ट्रेन की हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो हम देख लेते हैं, यहीं से चाल बराबर समय बराबर होता है दूरी, ट्रेन की दूरी बराबर होता है यहाँ से चाल गुणते समय, दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। यहाँ से दूरी रख देते हैं, हम चाल रख देते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम इसको, और दूरी क्या है सेकंड में है, तो हम चाल को पर इस चाल को हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से हम इसको गुणा कर देंगे। ये 18 से 18 कट गया और गुणते यहाँ समय कितना है 8। तो यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई निकल चुकी है 8×45 400
मीटर जो है ट्रेन की यहाँ से लंबाई हो गई, और हमें सुरंग की लंबाई पूछ रहा है मीटर में, तो हम मान लेते हैं कि सुरंग की लंबाई x मीटर है। सुरंग की लंबाई, माना सुरंग की लंबाई x मीटर है, तो रख देते हैं यहाँ से। तो समय बराबर दोस्तों होता है यहाँ से दूरी बटा चाल रख दीजिए यहाँ से। दूरी कितना दिया है, दूरी 400, अब प्लस के सुरंग की दूरी हम मान चुके हैं, प्लस की ये हो जाएगा आपका x। अब बटा में चाल कितनी है इसकी, तो 180 किलोमीटर, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 180 गुणित 5/18। यहाँ से काट दिए आप, तो बच गया कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 50। तो रख दीजिए यहीं 400 प्लस के x बटा में 50। और समय भी हमको पता है सुरंग को पार करने में कितना समय ले रही है, 15। तो ये हो जाएगा आपका 750, तिर्यक गुणा हो जाएगा आपका 750 बराबर 400 प्लस के x बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 750 माइनस के 400 बराबर 350 मीटर। 350 मीटर सुरंग की लंबाई हो गई। यहाँ से सुरंग की लंबाई हो गई। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, और उसी चाल से एक सुरंग को 15 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो हम मान चुके हैं, पहले हम दूरी बराबर चाल गुणते समय यहाँ दोनों तरफ न ट्रेन की लंबाई पता है न सुरंग की लंबाई, हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से चाल भी पता है और समय भी पता है। तो अभी एक कंडीशन बताए हैं कि जो ट्रेन होती है वो खंभे या व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं 180 गुणते 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए हैं, और गुणते 8, ये समय कितना है 8। तो ये आप यहाँ का ट्रेन की लंबाई मालूम हो गया हमारा। ट्रेन की लंबाई हमको यहाँ से मालूम हो गई 400 मीटर। तो हम मान लेंगे कि सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x मीटर। इसी तरह से अब देख लेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कुल दूरी कितनी हो गई, 400 प्लस के सुरंग की दूरी, क्योंकि बता चुके हैं कि जब ट्रेन किसी सुरंग या प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी दूरी तथा प्लेटफार्म या ट्रेन की दूरी तथा सुरंग की दूरी के समान दूरी तय करेगी। तो यहाँ से 400 ये ट्रेन की दूरी हो गई, और यहाँ से x जो है सुरंग की दूरी हो गई। या बटा में 180 गुणते 5/18, क्योंकि यहाँ भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए हैं, और समय के जगह पर 15 सेकंड सुरंग को पार करने में इसको लग रहा है। 15 बराबर 400 प्लस के x बटा में 50। तो ये आपका पक्षांतर होकर यहाँ से हो गया x बराबर 750 माइनस के 400 बराबर 350। आपका हो गया आपका सुरंग की लंबाई मीटर में 350 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक बार जल्दी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में स्प्रीट और पानी 4 संबंधित 3 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रीट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्प्रीट और पानी का अनुपात 5 संबंधित 4 हो जाता है। तो बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग घर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैथ का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आप क्वेश्चन भेजिए। अगले क्लास में आपको उस क्वेश्चन को हल करके बताया जाएगा उस क्वेश्चन को। और तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप लोग,
एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में स्प्रिट और पानी 4 संबंधित 3 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्प्रिट और पानी का अनुपात 5 संबंधित 4 हो जाता है। तो बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है 11 लीटर, बी में 15 लीटर और सी में 12 लीटर और डी में 18 लीटर। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। स्प्रिट और वाटर कह रहा है कि ये 4 संबंधे 3 के अनुपात में है। हम यहाँ से मान लेते हैं कि स्प्रिट जो है 4x है और वाटर जो है 3x, पानी जो है 3x है। अब कह रहा है आगे कि अगर मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो हम मिला देते हैं यहाँ से 4x प्लस के 5 बटा में, क्योंकि यहाँ अनुपात लगा है, बटा में ये आ जाएगा 3x प्लस के 5 बराबर। कह रहा है कि यह तो स्प्रिट और पानी का अनुपात 5 संबंधित 4 हो जाता है, तो इसलिए 5/4। तो हम तिर्यक गुणा कर दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16x, यहाँ से ये 20 हो जाएगा बराबर 5 तिहाई 15x प्लस के 25। अब यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे 16x माइनस के 15x बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस के 20 बराबर x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 5, x बराबर 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा 3x है, तो इसलिए 3x बराबर पानी की मात्रा 3x बराबर रख दीजिए, x का मान यहाँ से 5 रख दीजिए, 3 गुणते 5 बराबर 15 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 15 लीटर। एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में स्प्रिट और वाटर पानी का अनुपात जो है 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। अगर आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला देने पर इसका अनुपात जो होता है 5 संबंधित 4 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 4x जो है स्प्रिट है और 3x पानी है। यहाँ से हम 4x प्लस के 5, इसमें हम 5 लीटर क्या किए हैं स्प्रिट मिलाए हैं और 5 लीटर यहाँ से पानी मिला देने के बाद ये अनुपात हमारा 5 संबंधित 4 के अनुपात में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से हम हल कर दिए हैं, तिर्यक गुणा कर दिए हैं और इसका x बराबर 5 आ गया है। पूछा है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा बताएं, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा जो थी 3x थी, तो x का मान हम यहाँ रख दिए हैं 15 लीटर। तो आपका ये हो गया है करेक्ट आंसर 15 लीटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने ABCDE और F नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111 रुपये, 95 रुपये, 50 रुपये, 125 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत B, C और D की औसत लागत से 6 रुपये अधिक हैं तो x का मान बताएं। ऑप्शन में दिया है 110 रुपया, बी में दिया है 120 रुपया और सी में 95 रुपया और डी में 115 रुपया। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी बच्चों दीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं पुस्तक की लागत कीमत, पुस्तक की लागत कीमत कितनी हो जाएगी। यहाँ से लागत कीमत हो जाएगी 111 रुपये हैं, फिर वहाँ से 95 रुपये, इसके बाद 50 रुपये, इसके बाद है आपका 125 रुपये और फिर 75 रुपये और इसके बाद 100 रुपये हैं। अब यहीं से कह रहा है कि खरीदी, एक बार देख लीजिए। एक लड़के ने ABCDEF नामक 6 पुस्तकें क्रमशः 111 रुपये, 95 रुपये, 50 रुपये और 125 रुपये
₹75 और X की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत कीमत B, C और D की औसत लागत से ₹600 अधिक है तो X का मान बताएं। तो इसलिए औसत बराबर हो जाएगा A + B + C + D + E बराबर E बटा में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ये 7 हो जाएगा, बटा में 7 बराबर आगे कह रहा है कि B + के C + D बटा में 3। यहाँ से हो जाएगा औसत बराबर होता है कुल योग बटा में कुल संख्या। तो कह रहा है कि A B C D E F पुस्तक की जो लागत कीमत है, लागत औसत है, वो B C D से कितना रुपया अधिक है, ₹6 अधिक है, ₹6 अधिक है। तो यहीं हम रख देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 111 अब प्लस के 95 और यहाँ से ये 50 अब प्लस के 125 अब प्लस 75 अब प्लस के X अब बटा में 7 बटा में ये हो जाएगा आपका 7 बराबर B का यहाँ से हो जाएगा, B का आपका हो जाएगा यहाँ से 95 अब प्लस के C का हो जाएगा आपका 50 और D का हो जाएगा 125 अब बटा में यहाँ से हो जाएगा आपके का 3 अब प्लस के 6। अब आगे इसी तरह से हम बढ़ते हैं, यहाँ से आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका, टोटल जोड़ दीजिए आप लोग, 400 आपका हो जाएगा, 456 प्लस के X अब बटा में 7 बराबर ये हो जाएगा 270 अब बटा में 3 अब प्लस के ये 6 हो जाएगा। अब यहीं से हम कर देते हैं, यहीं से कटा दीजिए, यहाँ 3 9 27 ये हो जाएगा आपका 456 प्लस के X बटा में 7 बराबर ये हो जाएगा 96 1 2 3 4 5 6 सॉरी बाबू, यहाँ 6 रहेगा, 6 रहेगा यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि संख्या कितनी है, कुल संख्याओं का योग औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अब बटा में कुल संख्या हो जाता है। तो यहाँ ऊपर 6 संख्या है, 6 संख्या, तो कुल संख्याओं का योग बटा में 6 संख्या, और यहाँ कितनी संख्या 3 है, तो बटा में क्या हो जाएगा 3। तो इसीलिए 456 प्लस के X बटा में 6 बराबर 96। तो यहीं से रख देंगे 456 अब प्लस के X बराबर 96 गुणते 6। तो रख दीजिए 456 प्लस के X बराबर आपका हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 54, यहाँ 57 हो जाएगा 576। अब X बराबर आपका हो जाएगा 576 माइनस के 456 बराबर आपका यहाँ से X का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ से 2 1 120 आ जाएगा, X बराबर 120 आपका आ गया। यहाँ से एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि एक लड़के ने A B C D और F नामक 6 पुस्तकें क्रम से 111 ₹95 और ₹50 और ₹125 ₹75 और X की लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत B, C और D की औसत लागत से ₹6 अधिक है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ से पुस्तक की लागत कीमत हम लिख दिए हैं। पहली पुस्तक 111, इसके बाद 95, 50, 125 और 75 और X है। पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई, कुल पुस्तकों की संख्या 6 हो गई। अब औसत लागत, यहाँ बात क्या है कि पुस्तकों की औसत लागत जो है B और C और D की औसत लागत से ₹6 अधिक है। तो यहाँ से हम A, B और C, D, E और F का औसत लागत हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा
कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या, कुल संख्या 6 है और इनका योग हो गया आपका 456 प्लस के यक्स बटा में 6 बराबर यहाँ से 95 बी संख्या 95 और सी 50 और डी जो है 125 बटा में कुल संख्या कितनी है 3 और कितना अधिक है इससे 6 अधिक है। तो यहीं हम कटा पिटा के आप ला दिए यहाँ से, कट पिट के यहाँ से हो गया आपका यक्स बराबर 120। 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। ऑप्शन ए में दिया है 25,052.8 रुपया और यहाँ दिया है 24,729.80 रुपया और यहीं से 24,972.80 रुपया और डी में दिया है 25,250.80 रुपया। तो जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी दोस्तों लगाएं इसको। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप सबको याद होगा, तो जल्दी इसको लगाइए। चलिए देखते हैं, जल्दी इसको देखिए। आप यहाँ से सी आई बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी माइनस के पी हो जाएगा। इसी पे हम रख देंगे। आपका यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, सी आई बराबर निकल जाएगा पी, ये 2 लाख है, मूलधन आपका 2 लाख और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 4% बटा में ये 100 और पावर 3 और माइनस के ये 2 लाख, 2 लाख रुपया हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम रख देंगे 2 लाख और गुणते ये कटा देंगे, आपका ये 25 हो जाएगा, यहाँ 26 बटा 25 गुणते 26 बटा 25 गुणते 26 बटा ये 25 हो जाएगा और माइनस ये 2 लाख, 2 लाख रख दीजिए आप लोग। ये कट जाएगा आपका, कट पीट के आपका हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आपका ये हो जाएगा आपका 2,24,972.80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। माइनस के यहाँ से 2 लाख को आप घटा देंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 24,972.80 रुपया आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। तो हम यहाँ से CI का फार्मूला लगा चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P कोष्ठ में 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर T माइनस P हो जाता है। हम उसी पे रख दिए हैं। P का मतलब मूलधन होता है, मूलधन हमको पता है पहले से 2 लाख रुपया है। कोष्ठ में 1 प्लस 4 बटा 100 के पावर 3 रखे हैं। यहाँ से कटा के आप कटा देंगे, 25 चौके 100 होता है, 25 से कम 25 यहाँ 26 बटा में 25 हो जाएगा और ये 3 साल का दिया है तो हम 3 बार गुणा कर दिए हैं। 26 बटा 25, 26 बटा 25 और 26 बटा 25 माइनस के फिर P मूलधन रखे हैं यहाँ। तो यहाँ हमारा टोटल धन जो है 2,24,972.80 रुपया आ गया है और पहले से हमको मूलधन पता है। जब हमें मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। तो हमारा यही ब्याज है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर को। 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार
अपने सामान लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है, सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय ग्राहक को 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है 11.11%, बी में दिया है 15.45% और सी में 12.67% और डी में आपका दिया है 13.33%। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2017 में यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं इसको। हम कह रहा है कि लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो माना लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। अब आगे कह रहा है कि ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 सॉरी, यहाँ से देखिए, माना लागत मूल्य हम मान चुके हैं 1000 रुपया हो गया है और मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, तो इसलिए अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा यहाँ से हो जाएगा 1000 गुणे 125 बटा में 100 हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये यहाँ से आ जाएगा 1250 रुपया। अब कह रहा है कि सामान को बेचने के लिए ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ से हो जाएगा 1250 गुणते 80 बटा में 100, जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 रुपया। अब यहाँ से हमारा लागत मूल्य भी 1000 था और विक्रय मूल्य भी समान हो गया, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो कितना इसको लाभ होता है। लाभ हम देख लेते हैं, ग्राहक को लाभ हो रहा है, ग्राहक को, दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, 1000 माइनस के 900 बराबर यहाँ से इसको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। अब यहाँ देखा जाए तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 100 बटा में 900 गुणते 100, ये कट जाएगा, आपका बच जाएगा 100 बटा में 9 बराबर 11.11% या 11/1/9% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन में एग्ज़ाम में देखने के लिए थोड़ा सा ही समय मिलता है, एक क्वेश्चन पे मात्र 30 से 40 सेकंड के लिए समय मिलता है, तो हमें इतना नहीं लगाना है। हमें ये नहीं देखना है कि मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी हो रहा है, हमें यहाँ देखना है कि जो 1 किलोग्राम का के बजाय ग्राहक को कितने ग्राम तोल रहा है, 900 ग्राम, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। और तौल कितना रहा है, तो इसको दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है दुकानदार को 900 ग्राम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का इसको लाभ हो रहा है। और कितने में हो रहा है, 900 में, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा में 900 गुणते 100%, यहाँ से आपका कट जाएगा, ये बच जाएगा 11 सही 1% आपका आंसर आ जाएगा, या 11 सही 1/9%, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में दिया है 11 सही 11.11% आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत बताएं। तो दोस्तों, हम समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ हम माने हैं कि माना लागत मूल्य जो है आपका 1000 रुपया है और अंकित मूल्य पे वो कितना
प्रतिशत कर रहा है, अंकित कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो 125%, मतलब 125 बढ़ा रहा है, वहाँ 25% की वृद्धि कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1250 रुपया। और बिक्री पे वहाँ 20% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा यहाँ से 1000 रुपया, और लागत मूल्य हमारा कितना था 1000। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ क्वेश्चन में समझना है कि 1 किलोग्राम के बजाय वो 900 ग्राम तौलता है, तो ग्राहक को कितने की कमी करता है, वो 100 ग्राम की कमी करता है। वो अपने लाभ कितने कमाता है, 100 ग्राम का लाभ कमाता है। तो इसीलिए हम 1 केजी बराबर 1 ग्राम होता है, तो लाभ इसको हुआ है कितने, 100 में से 900 1000 ग्राम में से 900 ग्राम ये तौलता है, तो इसको 100 ग्राम तो पहले ही लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत बराबर 100 बटा में 900 गुणते 100%, यहाँ से आ गया 11.11 चाहे 11% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, और सी को बी और डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है, और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपया कम है, तो ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1750, बी में दिया है 1458, और सी में 1673, और डी में 1568 रुपया दिया है। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर बताएं, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, डेली आप लोग लगे रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 4 व्यक्ति कौन कौन है, ए, बी, सी और डी। अब कह रहा है कि जो ये 4 व्यक्तियों को निम्न अनुसार बांटा गया है, निम्न राशि अनुसार बांटा गया है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, तो हम लिख लेते हैं बी को 3 हिस्सा मिल रहा है। और आगे कह रहा है डी को 7 हिस्सा मिल रहा है, और डी को 7 हिस्सा मिल रहा है। वहीं कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं, वहीं कह रहा है कि सी को बी और डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है। सी बराबर बी प्लस के डी दोनों के संयुक्त राशि का औसत, मतलब औसत बराबर होता है कुल योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ से हम रख देंगे बी और डी की कुल राशि कितनी है, 3 प्लस के 7, 3 प्लस ये हो जाएगा 7 बटा में 2, मतलब ये हो जाएगा 10 बटा 2, 2 पाँचे 10। यहाँ से हमको सी का हिस्सा मालूम चल गया 5, सी को मिला है कितना 5। अब आगे कह रहा है कि और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, तो ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, मतलब बी का हिस्सा कितना है, यहाँ से 3 है, तो हम 3 रख देते हैं। 3 गुणते 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2। अब यहाँ से ए का हिस्सा 2 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपया कम है, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है, 324 रुपया। तो कितना यहाँ कम है हिस्से में, 2 बराबर आपका हो जाएगा 324 रुपया। तो इसलिए 1 बराबर आपका हो जाएगा 162 रुपया, 162 रुपया। अब कह रहा है कि ए और डी के कुल हिस्से का योग कितना होगा, ए और डी के कुल हिस्से का योग कितना हो जाएगा। 7 प्लस के 2 बराबर ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। तो इसलिए 9 बराबर 162 गुणते 9 बराबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 1458 रुपया। कुल इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, ए और डी का कुल हिस्सा 1458 रुपया हो जाएगा। ए प्लस डी का हिस्सा 1458 रुपया आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को।
कह रहा है 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी में विभाजित लाभ की राशि निम्न अनुसार है। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, हमने रख दिया है बी को 3 हिस्सा। अब डी को कह रहा है 7 हिस्से मिलते हैं, तो डी को 7 हिस्सा रख दिए हैं। और कह रहा है कि सी को बी और डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है। तो हमने यहाँ से निकाला है कि सी को जो हिस्सा मिल रहा है बी और डी के संयुक्त हिस्से का औसत मिल रहा है। तो बी और डी के संयुक्त औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 बटा में 2, क्योंकि ये 2 राशि हैं तो यहाँ से हो जाएगा 5। सी का हिस्सा 5 मालूम हो गया यहाँ से। और आगे कह रहा है कि ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, तो ए को मिलता है बी के 2/3। तो यहाँ से हम बी का हिस्सा कितना है 3 है, गुणते 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब ए का हिस्सा यहाँ से हमको 2 मालूम हो गया। तब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपया कम है। बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से से कितना कम है, कितना भाग कम है, तो 2 भाग बराबर 324 रुपया। तो इसलिए 1 भाग बराबर 162 रुपया। तो अब कह रहा है लास्ट में कि ए और डी के कुल हिस्से का योग कितना होगा। तो ए और डी के कुल हिस्से का योग 9 हो जा रहा है। तो इसलिए 9 बराबर 162 गुणते 9 बराबर 1458 रुपया। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 1458 रुपया, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को। अगर यम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, यन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और पी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को यम एन मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एम एन पी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है 5 सही 2/3 दिन, बी में 3 सही 7/8 दिन और सी में दे रहा है 7 सही 3/5 दिन और डी में 6 सही 3/7 दिन दे रहा है। तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, जल्दी आप लोग आंसर बताइए। जल्दी आंसर बताएं आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम और समय का, वर्क एंड टाइम का। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। कह रहा है यम एक काम को यम कर रहा है 10 दिन में और यन कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में कर रहा है। और उसी काम को पी जो है 45 दिनों में कर रहा है। और सबका एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 90। कुल काम यहाँ से हमारा कितना हो गया, 90 दिन हो गया। कुल काम 90 हो गया। यहाँ से कुल ये काम हो गया हमारा 90 काम हो गया कुल यहाँ से। अब ये जो ए है, यम जो है 10 दिन में 90 काम कर रहा है, तो हम एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो ये एक दिन में 9 काम करेगा। और वहीं ये 30 दिन में 90 काम कर रहा है यन, तो ये एक दिन में 3 काम करेगा। और वहीं 45 जो है 90 काम कर रहा है 45 दिन में। पी जो है 45 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। तो इसलिए एम प्लस एन प्लस पी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा आपका ये 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 12 1 13। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 3 के 9, 10 10 में 90, 45 दूना के 90। यहाँ ये दो काम करेगा बच्चों, यहाँ से सॉरी ये 2 काम करेगा। जो 45 पी जो है 45 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 2 काम करेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9 प्लस के 3 प्लस के ये यहाँ से 2 बराबर टोटल ये एक दिन में कितना 14 काम कर रहा है। टोटल एक दिन में 14 काम कर रहा है। तो इसलिए एम प्लस एन प्लस पी मिलकर कुल काम करेंगे बराबर ये हो जाएगा। कुल काम कितना है 90 बटा में एक दिन का कार्य 14 हो जाएगा आपका। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कटा दीजिए आप लोग, 2 से कट जाएगा। 2 9 2 चौके 8, 2 5 10, यहाँ से 2 7
14, ये फिर हो जाएगा ये 7 छक 42, 42 6 सही 3/7 दिन में ये कार्य को पूरा करेंगे। 7 दिन में पूरा करेंगे। आपका ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि यम जो है 10 दिन में कार्य को कर रहा है, यन जो है 30 दिन में कर रहा है और पी जो है 45 दिनों में कर रहा है। सबका एलसीएम हमारा 90 हो गया, कुल काम हमारा 90 हो गया। जो यम है 10 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये 9 कार्य करेगा। और यहीं से यन जो है 30 दिन में 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। और पी जो है 45 दिन में 90 काम कर रहा है, तो यहाँ से एक दिन में 2 काम करेगा। और कुल कामों की संख्या यहाँ इनकी एक दिन का 14 हो गई। तो ये तीनों मिलकर काम को करेंगे 6 सही 3/7 दिन में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सही 3/7 दिन में। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट मिले ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन का डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में निफिक्र आप लोग कमेंट करिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। तो चलिए देखिए एक बार इसको जल्दी देखिए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4850 और 4450 का मौसा ज्ञात करें। तो आपका ऑप्शन ए में 50 दिया है, बी में 30, सी में 5 और डी में 25। तो ये जल्दी क्वेश्चन आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मौसा। ये ज़रूर हर एग्ज़ाम में पूछता है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, मौसा पूछता है ज़रूर। चलिए देखते हैं हम भाग विधि द्वारा हम देखते हैं। हमें मौसा ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो ये 48 50 में हम कितने से भाग देंगे, 44। 50 से एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 44 50, यहाँ हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे इसी संख्या में 44 50 में 400 से हम भाग देंगे। 44 50 एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, 44 50 में 400। अब यहाँ से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये 4 4 कट गया 0। फिर एक बार जाएगा, फिर 400 बचा 50। 50 में हम फिर 400 का भाग देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, हम 400 का भाग देंगे। 5 8 40, ये 8 बार में पूरा कट जाएगा। पूरा जिस संख्या से कट जाएगा वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इसलिए मौसा आपका हो जाएगा यहाँ 50, आपका मौसा हो जाएगा 50। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि 48 50 और 44 50 का मौसा ज्ञात करें। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को भाग विधि के द्वारा हल करते हैं। जो बड़ा नंबर होता है छोटे नंबर से हम भाग देते हैं और भाग देते जाते हैं इस तरह से, जिससे पूरी संख्या पूरी कट जाती है, वही हमारा मौसा हो जाता है। तो जल्दी इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार ए और बी की गति का अनुपात 3:4 हैं। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए में हो गया 35 घंटा, बी में 40 घंटा और सी में 50 घंटा और डी में 30 घंटा। तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, 3:4 अनुपात दिया है। और कह रहा है कि कार ए जो है 15 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कार जो ए है वो 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगी ये 450, अब बटा में ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 दूना के 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय करेगी। मतलब ये हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और यहीं गति का अनुपात दे दिया है कि 3 बराबर, यहाँ से गति का अनुपात दे दिया है, ए का अनुपात गति का दिया है यहाँ से 3 और बी का यहाँ से 4 दे दिया है। अब कह रहा है कि 1 घंटे में ये कितना 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। मतलब ये हो जाएगा ए जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो यहाँ से ए बराबर दे चुका है 3 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसलिए 4 यहाँ से हो जाएगा आपका 4 बराबर, ये सॉरी दोस्त यहाँ 5 है, ये 3 संबंध है, 5 है, ये यहाँ चेंज कर लीजिए आप लोग 5। तो इसलिए 5 बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणते 5 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से बी का यहाँ से हमें पता चल गया, हमें चाल बी का चाल यहाँ से पता चल गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे कह रहा है कि बी द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 2500, अब बटा में चाल कितना है 50, यहाँ से हो जाएगा 50 घंटा। 50 घंटा आपका हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। एक कार जो है ए और बी की गति का अनुपात 3 संबंध है 5 के अनुपात में है। अगर कार ए जो है 15 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। हम यहाँ बता चुके हैं कि ए का जो गति है 3 है, यहाँ से बी का गति का अनुपात 5 दे चुका है। ए जो है 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब कि ए जो है, ए की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि यहाँ से गति का अनुपात दे चुका है 3 बराबर 30 किलोमीटर, ए का गति दे चुका है ए का 3 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 10 किलोमीटर। तो इसलिए बी का हाथ दे चुका है, यहाँ से हम बी का निकाल लेंगे। इसलिए 5 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी यहाँ से बी की जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हम 2500 रख दिए हैं और चाल हमें पता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 रख दिए हैं। यहाँ से हमारा कट के आ गया है 50 घंटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 50 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है, तो मूल संख्या बताएं। ऑप्शन ए में दिया है 150, बी में 147 और सी में 150 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दोस्तों बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसी तरह शाम 8 बजे देखना न भूलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को कि यदि कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, तो 2/यक्स का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, प्लस के यक्स में ही जोड़ा जाता है, तो उसका परिणामी संख्या 210 प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका, आगे क्या हो जाएगा 2/5 यक्स प्लस के यक्स बराबर 210, तो ये हो जाएगा 2 यक्स प्लस के 5 यक्स बटा में 5 बराबर 210। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 7
बटा में 5x बराबर 210। यहाँ से आप पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 210 गुणते 5 बटा में 7, 70 के यहाँ से 21 हो जाएगा और 3 5 15 आपका यहाँ से x बराबर 150। वह संख्या क्या हो जाएगी? 150। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों हम पहले से ही मान चुके हैं कि माना वह संख्या x है, वह संख्या x है तो x का 2/5वां उसी संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब x में ही जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या 210 हो जाता है। तो इसलिए 2/5 x प्लस के x बराबर 210। तो यहाँ से 7/5 x बराबर 210। तो x बराबर यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 150। तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 150। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम कल के क्लास में मिलेंगे। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली पढ़ाई करिए आप लोग, और जम के पढ़िए। एक दिन ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी तरह से शाम 8 बजे आप लोग मैथ का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोग SI UPSI का देखिए और करिए हल, और आगे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।